गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर क्वेश्चन नंबर 4 है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के महत्वपूर्ण नियम, अधिनियम व सिद्धांत यानी क्या हैं। यह निम्नलिखित है। जब विद्यार्थी कक्षा के नियमों को भली भांति समझ ले तथा इन्हें स्वीकार कर ले तो यह उनका अनुसरण भी करे। नंबर सेकंड है, कक्षा प्रबंध में केवल नियंत्रण पर ही बल न दिया जाए बल्कि इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जाए कि विद्यार्थी अधिक से अधिक समय उत्पादक क्रियाकलापों में व्यतीत करे। नंबर 3 है, विद्यार्थियों में बाहरी नियंत्रण के साथ साथ आंतरिक नियंत्रण का विकास करना भी अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 4 है, विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्यों में संबंध रखने से अनुशासनहीनता की समस्या से निजात मिल सकती है। नंबर 5 है, अति आवश्यक होने पर ही नियमों को बनाया जाए तथा स्पष्ट नियम ही बनाया जाए। कक्षा की गतिविधियों में विलंब, अवरोध कम से कम हो, व्यवस्थित पाठ तथा स्वतंत्र क्रियाओं का नियोजन हो। नंबर 9 है, विद्यार्थियों द्वारा उनकी क्षमता के अनुरूप किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन देना। नंबर 10 है, पुनर्मिलन तथा उपयुक्त व्यवहार का प्रयोग करना। नंबर 5 है, समावेशी विद्यालय हेतु संसाधन प्रबंधन। समावेशी विद्यालयों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता या प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर 1 है, शिक्षण अधिगम हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता एवं उनके रख रखाव की समुचित व्यवस्था। नंबर 2 है, कक्षा कक्ष में पर्याप्त प्रकाश, हवा, ध्वनि स्तर व साज सज्जा की व्यवस्था। नंबर 3 है, समान फर्नीचर व विशेष फर्नीचर की उपलब्धता, उपयोग व रख रखाव की व्यवस्था का निष्पादन। नंबर 4 है, एकीकृत क्रियाकलापों को करने के लिए पर्याप्त स्थान व खेल के मैदान की व्यवस्था तथा खेल उपकरणों की उपलब्धता। नंबर 5 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बैठक व्यवस्था। नंबर 6 है, पाठ्यक्रम निपुणता, अनुदेशन, पर्यवेक्षण, अभ्यास, शैक्षिक तकनीक व व्यवस्थित अभिलेख प्रक्रिया का समुचित प्रबंधन। नंबर 7 है, शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत व्यवस्थित अनुदेशात्मक प्रविधियाँ, व्यवहार परिवर्तन संबंध प्रक्रिया, उपकरण में उच्च तकनीक फ्रेम तथा अधिगम संसाधन प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाना। नंबर 8 है, शैक्षिक तकनीक के उपकरणों की विद्यालय में उपलब्धता व उपयोग। नंबर 9 है, समय सारणी तथा वार्षिक क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु एक कैलेंडर का निर्माण व अनुपालन। नंबर 6 है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। समावेशी विद्यालयों के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। यह क्रियाएं पाठ्यक्रम से अलग न होकर बल्कि पाठ्यक्रम का अटूट भाग है, इसलिए इन्हें पाठ्यक्रम सहगामी या पाठ्यांतर क्रियाएं कहा जाता है। सामान्य बालकों की तरह ही इन समावेशी बालकों की भी इनमें भाग लेने की अनुमत उत्सुकता रहती है। इन समावेशी बालकों को उनकी अक्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना व अवसर उपलब्ध कराना जिससे उनकी असमर्थता किसी भी प्रकार से उनके मनोबल को कमज़ोर न कर सके।
क्वेश्चन नंबर 10 है, समावेशी कक्षाओं से आपका क्या तात्पर्य है? समावेशी कक्षाओं का नियोजन कैसे किया जाता है? उत्तर है, समावेशी कक्षा कक्ष इंक्लूसिव क्लासरूम हमारे जीवन में प्रत्येक वह कार्य सफल होता है जिसे हम नियोजित रूप से करते हैं, चाहे वह कार्य साधारण हो या विशेष। शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए सफल जीवन के लिए शिक्षा से जुड़े सभी तथ्यों का नियोजन अनिवार्य हो जाता है। होमनेज के अनुसार कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है, पारस्परिक निर्देशात्मक स्थितियों के नियम बनाए जाते हैं। डीवी के अनुसार कक्षा कक्ष में ऐसी स्थिति होती है जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं, बाधा डालती हैं, प्रेरित करती हैं अथवा रोक लगाती हैं। इस प्रकार कक्षा कक्ष ही वह स्थान है जहाँ छात्र विद्यालय परिवेश में सीखता है। लेकिन समावेशी शिक्षा का कक्षा कक्ष अपने संगठन तथा कार्य प्रणाली में समान छात्रों के कक्षा कक्ष से भिन्न होता है, इसलिए समावेशी शिक्षा के कक्षा कक्ष का नियोजन एवं प्रबंध काफ़ी विशिष्ट एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुचारू से चले, इसके लिए समावेशी कक्षा कक्ष का ही सही प्रबंधन होना आवश्यक है। समावेशी कक्षाओं का नियोजन, प्लानिंग ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्षाओं का नियोजन सरल कार्य नहीं है, यानी जो नियोजन करना है वो सरल कार्य नहीं है। इसमें निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया जाता है। कक्षा का आकार, समावेशी कक्षा का आकार छात्रों के अनुपात में होना चाहिए। कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि छात्रों के बीच पर्याप्त दूरी रहे तथा उन्हें श्यामपट्ट ठीक से दिखाई दे। साथ ही कक्षा में हवा तथा रोशनी का पर्याप्त प्रबंध हो। अक्षम छात्रों व समान छात्रों के बैठने की व्यवस्था साथ साथ की जाए। यदि कोई गंभीर अक्षमता से युक्त छात्र है तो उसके बैठने की व्यवस्था अलग की जा सकती है। छात्र शिक्षक अनुपात, कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 1:20 का होना चाहिए। साथ ही अध्यापक आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए अन्य अध्यापकों को बुला सकता है। उचित उपकरणों की उपलब्धता, समावेशी कक्षा कक्ष में अक्षम छात्रों के उपयोग में आने वाली उपकरणों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। यदि कक्षा में कोई श्रवण बाधित छात्र है तो उसके लिए ऑडियोमीटर तथा दृष्टि बाधित छात्र के लिए श्रव्य साधनों का प्रयोग होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अध्यापक बाधित वाणी सुधारक, फिजियोथेरेपिस्ट व अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकता है। पाठ्यक्रम, समावेशी कक्षा का पाठ्यक्रम उद्देश्यों पर आधारित होने के साथ छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी होना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि एक समावेशी कक्षा कक्ष के सभी छात्र एक ही पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या पढ़ेंगे। अक्षम बालक के लिए छूट भी दी जा सकती है। कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र को अतिरिक्त प्रश्न देकर लाभान्वित किया जा सकता है। अक्षम बालक को सभी प्रकार की भाषाएं न पढ़कर उसकी मातृभाषा ही पढ़ाई जा सकती है। मूल्यांकन, समावेशी कक्षा का मूल्यांकन भी एक समान नहीं होगा। अक्षम छात्रों के मूल्यांकन में कुछ शिथिलता दी जा सकती है, लेकिन यह आवश्यकता से अधिक न हो।
साथ ही छात्रों का निरंतर मूल्यांकन भी किया जाए, जिसमें छात्रों की पाठ्य सहगामी गतिविधियों गतिविधियों का भी समावेश हो। समावेशी कक्षा में अत्यधिक प्रतियोगिता का वातावरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्षम छात्रों के मनोबल में गिरावट आती है। अनुशासन। समावेशी कक्षा की एक समस्या अनुशासन की भी है। स्वस्थ व सक्षम छात्र अक्षम छात्रों को परेशान करते हैं तथा उनके सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे में कक्षा अध्यापक का दायित्व है कि वह कक्षा का अनुशासन बनाए रखे तथा अक्षम छात्रों के लिए वातावरण सुकूनदायक व गरिमापूर्ण होना चाहिए, अन्यथा वह कक्षा में आने से बचेंगे तथा बहिष्करण की नीति अपनाएंगे। सहयोगपूर्ण वातावरण। कक्षा का वातावरण सीखने व सिखाने पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। यदि कक्षा का वातावरण सकारात्मक व सहयोगपूर्ण है तो सीखना उत्साहपूर्ण होगा, अन्यथा एक बोझ की तरह होगा। इसके लिए कक्षा अध्यापक का दायित्व है कि वह कक्षा को बोझिल न होने दे। इसके अतिरिक्त अक्षम छात्रों के लिए अति सहयोगपूर्ण व्यवहार भी ठीक नहीं है, इससे उनके सीखने में शिथिलता आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं? समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण क्षमताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षण रणनीतियाँ। उत्तर है शिक्षण रणनीतियाँ पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज। शिक्षण रणनीतियाँ ये ऐसी तकनीकें हैं जो श्रमसाध्य शिक्षाओं में लागू की जा सकती हैं, जैसे एक व्यापक पढ़ने की शुरुआत, और इसे प्राप्त करने के लिए एक प्राथमिक व सामान्य उद्देश्य स्थापित किया जाता है। शिक्षण रणनीतियों की अवधारणा का अर्थ है कि सीखने के उद्देश्यों की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एक नियोजित तरीके से शिक्षक कार्यवाही करते हैं। विशेष रूप से शैक्षिक रणनीतियों में एक प्रक्रिया या शिक्षण प्रणाली के शिक्षण द्वारा विकास शामिल है, जिनकी मुख्य विशेषता यह है कि यह एक संगठित और औपचारिक कार्यक्रम का गठन करती है और यह विशिष्ट पहले स्थापित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उन्मुख या प्रयासरत है। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण क्षमताएं। समावेशी विद्यालय में शिक्षक में कुछ आवश्यक शिक्षण क्षमताएं होनी चाहिए ताकि वे अपनी इन क्षमताओं का उपयोग कक्षा शिक्षक में कर विशेष छात्रों को ज्ञान देने में समर्थ हो सकें। इन विशेष शिक्षण क्षमताओं का वर्णन इस प्रकार है। समावेशी शिक्षण का प्रयोग। शिक्षक को बालकों की वैयक्तिक विशेषताओं के ज्ञान के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान तथा उसके अनुसार कक्षा शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अनुरूप समावेशी शिक्षण कक्षा में होना चाहिए। उदाहरण, धीमी गति से सीखने वाले विशेष छात्र यदि कक्षा शिक्षण में पूर्णतः पिछड़ गए हों तो इनके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। समावेशी शिक्षण में रणनीतियों का प्रयोग अवश्य होता है। उनका कब, कहाँ, कैसे, कितना प्रयोग किया जाए, इसकी समझ शिक्षक में होनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा के छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप उपयुक्त शिक्षा उपकरण, सहायक शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण विधियां का प्रयोग करना चाहिए।
शिक्षण में लचीलापन। शिक्षण क्षमताओं में लोच का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोच यानी लचीलापन होना चाहिए। कक्षा के स्तर, बालकों की रुचि, विषय वस्तु की जटिलता, बालकों की व्यक्तित्व, विभिन्न विशेष समस्या को दृष्टि में रखते हुए लोचदार शिक्षण होना चाहिए। जब शिक्षक को छात्रों से प्रश्न करने आदि के दौरान ऐसा लगे कि छात्र समझ नहीं पाए तो उसे अपनी शिक्षण विधि में बदलाव कर लेना चाहिए। यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। जो शिक्षण दे रहा है तो उसमें ऐसा उन्हें समझाना चाहिए ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो और उनके दिमाग में जाए कि हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें उन्हें ऐसे भाषा, ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको समझ में आए। विशेष बालकों से अंतःक्रिया कर शिक्षक को पता लगाना चाहिए कि छात्र कितना सीख पाए हैं, तो उसके अनुकूल दृश्य, श्रवण साधन, सहायक सामग्री आदि का प्रयोग कर विषय उनके लिए सहज बोधगम्य किया जा सकता है। नंबर 3 है क्रियात्मक शिक्षण। कक्षा शिक्षण में मौखिक, व्याख्यान प्रणाली, प्रश्नोत्तर, कला आदि के असफल हो जाने पर क्रियात्मक शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण सिद्ध होता है। क्रियात्मक शिक्षण में छात्र हाथ से कार्य करते हैं, अतः श्रवणेंद्रिय, दृश्येंद्रिय के साथ कर्मेंद्रिय भी सम्मिलित हो जाने पर पाठ्य सहगामी सहज बोधगम्य हो जाती हैं। यह उसी प्रकार है जैसे स्कूटर चलाना या तालाब में तैरना। हम पढ़ कर नहीं समझ पाते, परंतु स्कूटर चलाने व तालाब में तैरने से हम अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्रयोगशालाओं में विज्ञान के प्रयोग उस विषयक ज्ञान प्राप्त करने में अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि इसमें क्रियाशीलता सम्मिलित है। शुद्ध सैद्धांतिक शिक्षण विषय को बोझिल बनाता है, जबकि संक्रियता उसे सुबोध बनाती है। नंबर 4 है सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। चित्र, चार्ट, दृश्य श्रवण साधन, टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, प्रोजेक्टर आदि का शिक्षण में उपयोग एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि जिस शिक्षण में ज्ञानेंद्रियों का जितना अधिक उपयोग होगा वह उतना बोधगम्य होगा। दृश्य श्रवण सामग्री मन, कान के अतिरिक्त आँख तथा मस्तिष्क भी सीखने में सम्मिलित हैं, अतः विषय सामग्री रोचक तथा सुबोध हो जाती है। त्रिआयामी 3 डायमेंशन वस्तुएं मंद बुद्धि वाले बालकों हेतु भी शिक्षण में प्रयुक्त करना प्रभावशाली रहता है। समावेशी शिक्षण में शिक्षण सामग्रियों का उपयोग विशेष तथा सामान्य दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त है। नंबर 5 है विभिन्न शिक्षण व्यूहों का उपयोग। समावेशी शिक्षा में शिक्षण व्यवस्था हेतु पूर्ण तैयारी करना या उसी प्रकार निश्चित करना होता है कि कब, कहाँ, कैसी शिक्षण विधियों की रणनीति अपनाई जाएगी। जैसे युद्ध के समय सेना द्वारा योजना बनाकर की जाती है। विधियों शिक्षाविद डॉक्टर के.पी. पांडे के शब्दों में शिक्षण से पूर्व की अवस्था में की गई तैयारी का स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि शिक्षक के सामने एक सुनिश्चित योजना तैयार हो जाती है। इससे वह शिक्षण की वास्तविक परिस्थिति में प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए अपने को सक्षम पा सकता है। शिक्षक की यह तैयारी उतना ही महत्व रखती है जितना युद्ध भूमि में प्रविष्ट होने से पहले सेना नायक की सूझबूझ, रणनीति, आवश्यक एवं उपयोगी आयुधों का चयन तथा
कल्पित एवं अकल्पित स्थितियों का सामना कर सकने की योजना को माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों के प्रयोगानुकूल प्रयोग में समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख शिक्षक विधियां हैं योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, पर्यटन अथवा भ्रमणात्मक शिक्षण, डाल्टन पद्धति, आगमन व निगमन विधि आदि। व्यक्तिगत शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रम IEP, निःशक्त बालकों हेतु IEP अर्थात इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम IEP का फुल फॉर्म होता है एक उपकरण है जो बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं, बालक के वार्षिक लक्ष्यों को प्रदान की गई सेवाओं तथा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को विशिष्ट बनाता है। IEP की मान्यता है कि विभिन्न निःशक्त वर्गों के बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की अपेक्षा व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में नियमित कक्षा कक्ष में विशिष्ट बालकों के शिक्षण में पाठ्यक्रम के स्तर को धीमा करने के स्थान पर दृश्य तथा मौखिक दोनों स्तर पर शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 7 है अतिक्रियात्मक शिक्षण। शिक्षक को केवल व्याख्यान या भाषण देकर ही अपने शिक्षक को पूर्ण समझना एक तरफा मार्ग है, अर्थात शिक्षक जितना सक्रिय है बालकों को भी उतना ही सक्रिय होना चाहिए। प्रश्नोत्तर अंतःक्रिया शिक्षण का प्रभावी आगम है। प्रश्न एक ही विद्यार्थी से न पूछकर समान रूप से पूछे जाने चाहिए। अंतःक्रिया शिक्षण को स्पष्ट करते हुए PW जैक्सन ने लिखा, शिक्षक विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की शाब्दिक व अशाब्दिक प्रेरणा देता है, व्याख्या करता है, प्रश्न पूछता है, विद्यार्थियों के उत्तर सुनता है और उनका पथ प्रदर्शन करता है। इस द्विमुखी शिक्षक तथा छात्र, द्विमुखी का मतलब होता है शिक्षक तथा छात्र अंतःक्रिया में विशेष तथा सामान्य दोनों प्रकार के बालकों को सम्मिलित कर प्रभावी शिक्षा किया जा सकता है। नंबर 8 है प्रबलन या पुनर्लन, रिइंफोर्समेंट। कक्षा शिक्षण में शिक्षण पुनर्लन का प्रयोग शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा किया जाता है। यदि उत्तर सही है तो शिक्षक सही उत्तर देने वाले छात्र पर प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देता है। यदि उत्तर कुछ सही है अतः कुछ सही नहीं है तो शिक्षक छात्र को प्रोत्साहित करता है। इस तरह कक्षा शिक्षण में पुनर्लन द्वारा छात्रों को उत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक हाँ, अच्छा, शाबाश आदि कहकर या उत्तर ठीक होने पर प्रशंसा से सिर हिलाकर, मुस्कुराकर या हाथ के संकेत से छात्रों को पुनर्वित करता है। समावेशी शिक्षा में सामान्य व विशेष दोनों प्रकार के छात्रों के लिए पुनर्वन उनके सीखने में सहायता करता है। नंबर 9 है शिक्षण कौशलों, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण को क्षमताओं से युक्त करने के लिए शिक्षक को
इन शिक्षण कौशलों तथा शिक्षण सूत्रों को आवश्यकतानुसार उपयोग में लाना चाहिए। प्रमुख शिक्षण कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, अनुशीलन कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, चांपट कार्य कौशल, पाठ समापन कौशल आदि प्रमुख शिक्षण सूत्र है। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इत्यादि। समावेशी शिक्षा में इनका उपयोग विषय सामग्री को बोध अबोध न बनाकर सुबोध बनाता है। टेन है पाठ योजना तैयार कर शिक्षण, यानी जो पाठ है उसका हम योजना बना लें, तैयार कर लें, तब शिक्षण दें। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि उसकी योजना बना ली जाए तो कार्य निर्वहन हो जाता है तथा उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षण को क्षमता युक्त बनाने हेतु शिक्षक को विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों विभाजित कर योजना में सम्मिलित करना चाहिए। योजना में कौन से उद्देश्य को प्राप्त किया जाए इसे पूर्व निश्चित कर लिया जाना चाहिए। कौन सी सामग्री शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में कब प्रदर्शित की जाएगी इसका पाठ योजना में प्रावधान होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण को सम्यक रूप से प्रभावशाली बनाकर उसमें पूछे गए जाने वाले विकास प्रश्न बोध प्रश्न का उल्लेख कर देना चाहिए। पाठ के अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न तथा कक्षा अभ्यास व गृह कार्य का उल्लेख भी कर दिया जाना चाहिए। पाठ योजना बनाकर शिक्षण सामान्य व विशेष दोनों प्रकार के बालकों के अधिगम तथा शिक्षक के सीखने हेतु उपागम है।